स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फेडरल बोर्ड की बुक से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल है, ये एक पॉलीमर है, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी के लिए इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन्स प्ले मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल रोल्स इन द सेल्स एंड आर रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी सिस्टम्स। तो जब हम प्रोटीन्स के रोल स्टडी करेंगे तो उसमें हमें ये पता चल जाएगा कि प्रोटीन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। प्रोटीन्स आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, और सेल के अंदर भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रोटीन ही से बने हुए होते हैं। ऑल प्रोटीन्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब ये चार कंपोनेंट्स तो हर एक प्रोटीन के कॉमन पार्ट्स होंगे, मतलब ये एसेंशियल पार्ट्स होंगे, हर एक में मौजूद रहेंगे। वाइल सम कंटेन फास्फोरस एंड सल्फर, जबकि फास्फोरस और सल्फर किसी किसी प्रोटीन में प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्यू प्रोटीन्स हैव आयरन, आयोडीन एंड मैग्नीशियम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मॉलिक्यूल्स। अब फॉर एग्जांपल हमारा जो आरबीसी है उसके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद रहता है। उस हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप ने यानी कि आयरन ने कम्बिनेशन बनाई हुई होती है ग्लोबिन के साथ। ग्लोबिन प्रोटीन को कहा जाता है। तो प्रोटीन और आयरन की कम्बिनेशन से भी जो एक स्ट्रक्चर है वो बन सकता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। इसी तरीके से हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। वो जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं T3 एंड T4। T3 एंड T4 को बनाने के लिए हमें अमीनो एसिड चाहिए होता है टायरोसिन, और ये टायरोसिन अमीनो एसिड जब आयोडीन के साथ कम्बिनेशन बनाता है तो देन ये T3 और T4 बना रहे होते हैं। और मैग्नीशियम हमारी बॉडी में डिफरेंट एंजाइम्स के लिए एज अ कोफैक्टर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कुछ प्रोटीन ने आयरन या आयोडीन या मैग्नीशियम के साथ कम्बिनेशन भी बनाई हुई होती है। तो ये तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन स्टडी कर लिया प्रोटीन का। अब थोड़ा सा हम ये स्टडी करते हैं कि प्रोटीन केमिकली बने किस चीज़ से होते हैं। तो केमिकली प्रोटीन्स कैन बी डिफाइंड एज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो प्रोटीन अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं और ये आप इसमें जुड़ते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और इससे एक पॉलीमर बनता है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड आर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटीन में सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई 3-4 पॉलीपेप्टाइड चेन आप इसमें जुड़ जाए और उससे एक बहुत बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि प्रोटीन बन जाता है। अब हम इंडिविजुअल मोनोमर ऑफ प्रोटीन को हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के, ये आप इसमें जुड़ते हैं और ये हमारे लिए प्रोटीन्स हम बनाते हैं। देयर आर मैनी अमीनो एसिड्स नोन टू अकर बट ओनली 20 आर कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन। वैसे तो इंडिविजुअल रहने वाले अमीनो एसिड्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब जो अकेले अकेले काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो आप इसमें जुड़ते हैं और जो प्रोटीन बनाते हैं उन अमीनो एसिड्स का नंबर ओनली होता है 20। तो ये नंबर आप को याद रखना है। अब यहाँ पर आप अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखिए। इस अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में कौन कौन से ग्रुप्स मौजूद होते हैं। ये सेंटर में एक कार्बन है जिसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के एक साइड पर हाइड्रोजन लगा हुआ होता है और इसके दूसरी साइड पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, और इसके दूसरी साइड पर अमीनो ग्रुप है NH2। अच्छा, अब ये जो पार्ट्स हैं ये सारे के सारे हर एक अमीनो एसिड के लिए कॉमन रहेंगे, मतलब ये कांस्टेंट पार्ट होंगे हर एक अमीनो एसिड के लिए। लेकिन इस अल्फा कार्बन के एक साइड पर ये R ग्रुप लगा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल ग्रुप। और ये वेरिएबल ग्रुप कोई भी ग्रुप हो सकता है, मतलब कि सिंपली हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, इवन कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज रखने वाला ग्रुप भी हो सकता है, इवन कि ये कोई नेगेटिव चार्ज रखने वाला ग्रुप भी हो सकता है। और समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि कोई नॉन पोलर स्ट्रक्चर हम यहाँ पर आकर हम जुड़ जाता है। तो इसी वजह से ये जो 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में मिलकर प्रोटीन बना रहे होते हैं, तो ये डिफरेंस इनके R ग्रुप की वजह से आ रहा होता है इनमें। द अमीनो एसिड्स आर बिल्ड ऑन अ कॉमन प्लेन, मतलब हर एक में कुछ ना कुछ पोर्शन लाजमी कॉमन रहेगा। ईच कंटेन अ कार्बन एटम जिसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। इसके एक साइड पे हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होता है, एक साइड पर इसके अमीनो ग्रुप हैं, एक साइड पर इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, जबकि एक साइड पर इसके पास है वेरिएबल ग्रुप जिसको हम कहते हैं R ग्रुप। और ये R ग्रुप डिफरेंट टाइप के, मतलब जो 20 बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं उनमें यही डिफरेंस क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रुप होता है, और यही जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं अमीनो एसिड की वो डिटरमाइन कर रहा होता है कि क्या अमीनो एसिड एसिडिक होगा
या बेसिक होगा, और इन्हीं अमाइनो एसिड्स की वजह से जो प्रोटीन्स बनते हैं तो उन प्रोटीन्स की नेचर भी इसमें जुड़ने वाले अमाइनो एसिड की वजह से डेवलप हो रहे होते हैं। टू सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स हैं ग्लाइसिन एंड एलेनिन। ग्लाइसिन में सिंपली आर ग्रुप की जगह H लगा हुआ होता है और एलेनिन में आर ग्रुप की जगह मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है, यानी कि CH3। तो ये हमने अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लिया कि 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स आप इसमें जोड़ते हैं और वो हमारे लिए प्रोटीन बनाते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करते हैं। हमने अमाइनो एसिड्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक कैटेगरी को हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड और दूसरी कैटेगरी को हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब ये नेम्स तो ऐसे इंडिकेट हो रहे हैं कि जैसे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी को चाहिए होंगे और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि नेम्स हमने जस्ट इस बेसिस पर दिए हुए हैं कि क्या ये अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है या नहीं। अगर नहीं कर सकती है तो उसको हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और अगर हमारी बॉडी किसी अमाइनो एसिड को खुद सिंथेसाइज कर सकती है तो उसको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडीज एंड दे शुड एसेंशली बी एक्वायर्ड थ्रू आवर डाइट। तो हमारी बॉडी इन अमाइनो एसिड्स को नहीं बना सकती है, तभी तो हम इनको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं और लाजमी है कि ये हमारी डाइट में मौजूद रहें। दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड लाइक मिल्क, एग्स, फिश, चिकन, मीट, वेजिटेबल्स एंड लेंटिसल्स एक्सेट्रा। अब आपके माइंड में जो भी एनिमल या प्लांट बेस्ड सोर्सेज आते हैं प्रोटीन के, तो वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। दे कैन सर्व टू बिल्ड एंड रिपेयर मसल्स। अब हमारे मसल्स को बनाने के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल हैं उनमें यही एसेंशियल अमाइनो एसिड्स लगे हुए होते हैं, या मसल्स की रिपेयरिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन्स हैं तो उनमें भी यही एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद रहते हैं। बोन्स के अंदर कोलेजन पाया जाता है। कोलेजन एक प्रोटीन है जिसमें यही एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद रहते हैं। दे एक्ट एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमिटर्स। प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल को जिसमें हम कुछ चेंजेस कर दें या जिसमें हम मॉडिफिकेशन कर दें और उससे कुछ हम और इम्पॉर्टेंट केमिकल बना दें। तो वो जो फर्स्ट वन मॉलिक्यूल होता है उसको हम कहते हैं प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। तो यही एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आप इसमें जोड़ते हैं और इनसे हम फिर हार्मोन्स बनाते हैं, इनसे हम न्यूरोट्रांसमिटर्स कहते हैं उन केमिकल्स को जो कि न्यूरॉन्स से रिलीज़ होते हैं और न्यूरॉन्स का मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। अब यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है कि अगर ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी को ना मिले, मतलब डाइट की सूरत में अगर ये सप्लाई रुक जाए हमारी बॉडी को, तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं हमारी बॉडीज़ के अंदर। तो ये बात आपको लाजमी याद रखनी है कि जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं तो उनमें से कुल टोटल कितने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं एंड टोटल कितने नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। तो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके नेम्स भी यहाँ पर गिवन है। लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, हिस्टडीन, मेथ्यूनिन, फिनाइल एलेनिन, थ्रियोनिन एंड ट्रेप्टोफेन। ये नाम आप 2-3 दफ़ा याद करने की कोशिश कर ले। मैंने एक सिंपल निमोनिक भी आपके लिए ढूंढा हुआ है, वो भी मैं आपके साथ कुछ ही देर में शेयर करती हूँ जिससे आपको ये नेम्स भी लर्न हो जाएंगे, क्योंकि जब नोट आएगा एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पर तो देन आपको ये नेम्स भी लिखने होंगे और इनका नंबर भी लिखना होगा। अब नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को पढ़ते हैं। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी बाय मॉडिफाइंग अदर अमाइनो एसिड्स और अदर फूड कंपोनेंट्स। मतलब कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इनको हमारी बॉडी बाकी अमाइनो एसिड में चेंजेस करके ख़ुद बना सकती है, या जो हम फूड में डिफरेंट कंपोनेंट्स ले रहे होते तो उसमें चेंजेस करके हम इनको ख़ुद बना सकते हैं। दे नीड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ आवर डाइट। इनको अपने ओरिजिनल केमिकल स्ट्रक्चर में ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे डाइट में मौजूद रहे। चांसेस ऑफ देयर डेफिशिएंसी आर रेयर, क्योंकि हमारी बॉडी ख़ुद इनको बना सकती है, इसलिए डेफिशिएंसी के चांसेस इंतहाई कम हो सकते हैं। बट ड्यू टू इलनेस आर स्टारवेशन में लीड टू देयर डिफिशेंसी। लेकिन ज़ाहिर बात है हम इनको बना भी कहाँ से रहे हैं, फूड से बना रहे हैं। तो अगर हम फूड इनटेक नहीं करेंगे तो फूड इनटेक के बगैर तो किसी चीज़ का गुजारा ही नहीं है, तो फिर हम इनको भी कहाँ से बनाएंगे, तो देन इनकी डिफिशेंसी हो सकती है। या अगर इलनेस है तो इलनेस की कंडीशन में हमारी बॉडी में डिफरेंट जो फंक्शनिंग है तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से इन अमाइनो एसिड्स का बनना भी डिस्टर्ब हो जाता है, या इनकी जो क्वांटिटी है वो इनफ नहीं रहती है फिर हमारी बॉडी के लिए।
लिए दे आर इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स। अब कुछ ऐसे हमारे पास प्रोटीन्स हैं जिनमें यही नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स लगे हुए होते हैं जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडीज़ के अंदर बनते रहते हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज हम कर रहे होते हैं। इसेंशियल इन द आरबीसी, जिस तरह हमने कहा कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन मौजूद रहता है और हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमें चाहिए होते हैं। WBCs की सिंथेसिस के लिए भी हमें चाहिए। इम्प्रूव ब्रेन एंड कार्डिक फंक्शनिंग, तो जो ब्लड फ्लो है या जो हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग है या हमारे नर्वस सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग है, इसके लिए भी हमें नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं। अब हमने कहा कि नंबर कितना होगा नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स का, तो 20 में से 9 तो हमारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हो गए, जबकि जो रिमेनिंग 11 है वो हमारे पास होते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जिसमें एलेनिन आ जाता है, आर्जिनिन, स्पाइरेजिन, स्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सीरीन एंड टायरोसिन। इन अमाइनो एसिड्स के नेम्स को भी आपने याद करना होगा। अब इसको हम निमोनिक से याद करते हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स 9 है और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारे पास 11 है। ये बात आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखनी है। अब इसेंशियल अमाइनो एसिड के लिए निमोनिक है आई लव टॉम वेरी मच, परहैप्स टॉम लव्स हिम। तो इसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से हम इसेंशियल अमाइनो एसिड्स के नेम्स बनाएंगे। आई फॉर आइसोल्यूसिन, एल फॉर ल्यूसिन, T for threonine, V for valine, M for methionine, P for phenylalanine, T for tryptophan, L for lysine and H for histidine। इसी तरीके से जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है उसके लिए सेंटेंस आपको ये याद रखना होगा। ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग टेस्टी पोटैटो समोसा। तो A for alanine, A for asparagine, G for glutamate, G for glutamine, C for cysteine, A for aspartate, G for glycine, T for tyrosine, P for proline and S for serine। अब ये हो गए टोटल 10। अब आपको एक और बात भी याद रखनी है, जो आर्जिनिन है वो ज़्यादातर टाइम नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है, मतलब कि हमारी बॉडी इसको खुद बनाने की एबिलिटी रखती है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस में ये सेमी इसेंशियल हो जाता है, मतलब कि फिर हमें इसको लेना पड़ेगा डाइट में इसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में। वो इसलिए क्योंकि जो आर्जिनिन है यह हमें इम्यून सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए चाहिए होता है। तो जब भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है या हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है तो देन आर्जिनिन की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो जो हमारी बॉडी खुद का बना रही होती है आर्जिनिन, तो फिर वो इनफ नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए। तो फिर हमारी बॉडी इस चीज़ पे डिपेंड करने लगती है कि हम बाहर से इनटेक करें आर्जिनिन की। तो ये हमने स्टडी किया इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स को। नंबर भी आपने याद रखना है और नेम्स को भी आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सिंथेसिस एंड ब्रेकेज ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड बॉन्ड जो कि अमाइनो एसिड्स के दरमियान में मौजूद रहता है, अमाइनो एसिड्स को आपस में लिंक कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये बॉन्ड कब बनता है और इसकी ब्रेकेज कब होती है? व्हेन 2 or more अमाइनो एसिड्स बाइंड विद ईच अदर टू कंडेंस मॉलिक्यूल अ बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड तब बनता है जब अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होते जाते हैं और ये कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है और अमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर एक पॉलीमर बना देते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन दिस पेप्टाइड बॉन्ड्स आर ब्रोकन टू रिलीज मल्टीपल अमाइनो एसिड। और ये बॉन्ड कब टूटता है? जब प्रोटीन टूटता है। तो प्रोटीन का टूटना इस कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। जब भी कोई मैक्रोमोलिक्यूल टूटता है तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो जब प्रोटीन टूटता है तो पेप्टाइड बॉन्ड्स टूट जाते हैं और इसके रिजल्ट में जो मोनोमर्स हैं प्रोटीन के यानी कि अमाइनो एसिड्स वो रिलीज हो जाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एनिमल एंड प्लांट सेल स्टोर एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड एज पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन फॉर द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो अमाइनो एसिड्स के दरमियान में तब बनते हैं जब एनिमल या प्लांट सेल अपने लिए प्रोटीन स्टोर करना चाहते हैं अपनी किसी डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पे या फंक्शनल प्रोटीन बनाना चाहते हैं। तो वो जब अमाइनो एसिड्स को जोड़ना चाहते हैं और अपने डिज़ायर्ड प्रोटीन बनाना चाहते हैं तो उस दौरान में अमाइनो एसिड्स के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ईच सेल्स हैव दिस रिएक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो
अमाइनो एसिड, और हर एक सेल के पास ये एबिलिटी है कि वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने लिए प्रोटीन बना सकता है अमाइनो एसिड्स को जोड़ करके। पेप्टाइड बॉन्ड्स आर वाइटल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जब अमाइनो एसिड ऐसे सीधे सीधे जुड़ते जाते हैं और एक लॉन्ग चेन बना देते हैं तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड्स को आपस में लिंक कराने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर आपको दो अमाइनो एसिड को आपस में लिंक करके दिखाया हुआ है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है तो वो अमाइनो एसिड्स के किन पार्ट्स के दरम्यान में बनता है। तो ये एक अमाइनो एसिड है जिसको हम कहते हैं ग्लाइसिन, और इसमें आर ग्रुप की जगह एच लगा हुआ होता है। और ये दूसरा अमाइनो एसिड है जिसको हम कहते हैं एलेनिन, और इसमें आर ग्रुप की जगह मीथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है। इससे पहले भी हमने जिक्र किया कि जो ग्लाइसिन है, एलेनिन है, दीज आर द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए होता यह है कि जो ग्लाइसिन है इसमें ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस एलेनिन के अमाइनो ग्रुप में मौजूद हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और ये वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। और ये जो ग्लाइसिन का कार्बन है और ये जो एलेनिन का नाइट्रोजन है तो ये आपस में बॉन्ड के ज़रिए लिंक हो जाते हैं। यहाँ पर शो भी करवाया हुआ है। तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो दो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो इन दो अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डाइपेप्टाइड। तो यहाँ पर दोनों अमाइनो एसिड्स के नेम के अकॉर्डिंग ही इस डाइपेप्टाइड को नाम दिया हुआ है ग्लाइसिल एलेनिन। तो ये हमने सीखा कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो अमाइनो एसिड्स के किन पार्ट्स के दरमियान बनता है। डाइपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड्स आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द राइबोसोम्स अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मैसेंजर आरएनए व्हिच कैरी these coded instructions from DNA, and this process is called as translation। ये जो डाइपेप्टाइड्स बनते हैं अमाइनो एसिड्स के जुड़ने के बाद, या जो पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं, तो इनमें कितने नंबर में अमाइनो एसिड जुड़ने चाहिए, कितने सीक्वेंस में किस सीक्वेंस में अमाइनो एसिड जुड़ने चाहिए, तो ये सब इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है। डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए होते हैं और हर 3 न्यूक्लियोटाइड्स के एक ग्रुप को हम कहते हैं कोड। वही कोड जब आता है तो उसके अकॉर्डिंग एक अमाइनो एसिड आता है। तो हर एक अमाइनो एसिड के लिए अपना पर्टिकुलर कोड होता है। तो इस डीएनए की हम एक कॉपी बना देते हैं और उसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए के पास भी एग्जैक्टली वही कोड आ जाते हैं जो डीएनए के ऊपर लगे हुए होते हैं। फिर ये मैसेंजर आरएनए आता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में हम इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर से राइबोसोम्स गुजारते हैं और हम इस मैसेंजर आरएनए के कोड्स को रीड करते जाते हैं जो उसने कॉपी किए हुए होते हैं डीएनए से, और हम उन कोड्स के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर नंबर में और पर्टिकुलर सीक्वेंस में अमाइनो एसिड्स को जोड़ करके जो पॉलीपेप्टाइड चेन है यानी कि प्रोटीन हम वो बना देते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हेन एन अमाइनो एसिड रिएक्ट विद अनदर अमाइनो एसिड, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड द हाइड्रोजन फ्रॉम द अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड आर लिबरेटेड and form water molecule. As a result, a bond is established between C of carboxylic acid group and N यानी nitrogen of the amino group of the two amino acids, और जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। यही बात बताई हुई है कि जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है उन दोनों के दरम्यान में रिएक्शन होता है, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाता है और जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। हेंस अ प्रोडक्ट ऑफ टू अमाइनो एसिड इज फॉर्म्ड विच इज़ नोन एज डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड जिस तरीके से नाम ही इंडिकेट कर रहा है, डाई है यानी कि दो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, ऑल्दो के बॉन्ड उसमें एक ही मौजूद होता है यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड। A dipeptide has two ends. One is called as amino R N-terminal and the another while the other is called as carboxylic R C-terminal end. A new amino acid can be added in this chain from the carboxylic acid R C-terminal end in the same way. आप यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास डाइपेप्टाइड है इसके 2 एंड्स होते हैं। ये वाला इसका एन टर्मिनल या इमाइनो टर्मिनल कहलाता है और ये वाला एंड इसका कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल या सी टर्मिनल कहलाता है। तो अगर हम इस डाइपेप्टाइड के साथ एक तीसरा इमाइनो एसिड लिंक करवाना चाहेंगे तो वो कहाँ से होगा, वो इसके सी टर्मिनल के साथ होगा। जो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल है वो यहाँ से इसके साथ जुड़ेगा और जो डाइपेप्टाइड है तो उसको ट्राईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। दस अ ट्राईपेप्टाइड अ प्रोडक्ट ऑफ 3 अमाइनो एसिड इज फॉर्म्ड एंड अनदर वाटर
मॉलिक्यूल इज़ ऑल्सो रिलीज्ड। तो अगेन कंडेंसेशन रिएक्शन है, जो वाटर मॉलिक्यूल है तो वो रिलीज़ होगा, जितने अमाइनो एसिड्स आप जोड़ते जाए उतने ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होते जाएंगे। सिमिलरली व्हेन सेवरल अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय मैनी पेप्टाइड बॉन्ड, तो फिर बनता है पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये हमने स्टडी किया कि डाइपेप्टाइड कैसे बनते हैं और जो पॉलीपेप्टाइड्स है तो वो कैसे बनते हैं। इन सब के लिए इंस्ट्रक्शंस किसके पास होती है? डीएनए के पास। वो फिर हम मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में कॉपी कर लेते हैं, फिर हम साइटोप्लाज्म में लेकर आते हैं और साइटोप्लाज्म में हम नंबरिंग अकॉर्डिंग टू द कोड्स ऑफ द मैसेंजर आरएनए या जो सीक्वेंस है वो भी मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग ही हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि जो प्रोटीन्स हैं या पॉलीपेप्टाइड्स हैं, हमारी बॉडी के किन पार्ट्स में इनकी ब्रेकडाउन हो रही होती है। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एट कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग डाइजेशन इन द गट बाय द एक्शन ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड चेन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड एरिप्सिन एक्सेट्रा। तो एक पॉइंट तो जहाँ पर हम प्रोटीन को या पॉलीपेप्टाइड को तोड़ते हैं वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जगह जगह पर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। वो एंजाइम जो प्रोटीन की डाइजेशन कर रहे होते हैं, जो एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो वो हमारे स्टमक में भी रिलीज़ हो रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं पेप्सिन, ये हमारे स्टमक का एंजाइम है। ट्रिप्सिन ये हमारे पेनक्रियास का एंजाइम है, जो कि ड्यूडिनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ हो रहा होता है। और जो एरिप्सिन है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर एक्ट करके प्रोटीन को या तो पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं या जो पॉलीपेप्टाइड है उसको इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड में ऑल्सो ब्रेक एट सेलुलर लेवल बाय लाइसोसोमल एंजाइम्स टू रिलीज amino acids for new protein synthesis or for ATP synthesis। अब जो सेलुलर लेवल है, मतलब सेल खुद भी प्रोटीन की डाइजेशन कर सकता है। अब सेल के पास एक ऑर्गेनेली है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड एक वेसिकल होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंजाइम्स होते हैं डिफरेंट टाइप के। तो इसमें प्रोटीलेटिक इंजाइम्स भी होते हैं। तो सेल के अंदर जब प्रोटीन आ जाते हैं तो लाइसोसोम्स उसको इनकल्फ कर लेते हैं। फिर लाइसोसोम्स के इंजाइम्स इस प्रोटीन को तोड़ लेते हैं, इसके जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उसके ब्रेकडाउन कर लेते हैं, और जो इंडिविजुअल अमाइनो एसिड है वो सेल के साइटोप्लाज्म में दे देते हैं ताकि हम उनको रीयूज़ कर सके फॉर द न्यू प्रोटीन फॉर्मेशन। जो हमारी ज़रूरत के प्रोटीन होते हैं उनको बनाने के लिए हम इन अमाइनो एसिड्स को यूज़ कर लेते हैं। या ऐसा भी होता है कि हमें एनर्जी चाहिए होती है तो हम इन पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं ताकि हम एटीपी बना सकें। तो ये सारा हमने स्टडी किया कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कैसे बनता है। जब दो अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? उसको डाइपेप्टाइड कहा जाता है। जब तीन जुड़ते हैं तो उसको ट्राइपेप्टाइड कहा जाता है। जब बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। और जब बहुत ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स आपस में लिंक हो जाते हैं तो उससे एक पॉलीमर बनता है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन। और यही पेप्टाइड बॉन्ड हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में टूटता है बाय द एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीलिटिक एंजाइम्स। और दूसरा, हमारे सेल्स भी इसको खुद भी तोड़ सकते हैं अपनी ज़रूरत के प्रोटीन्स बनाने के लिए। तो वो जो एक्टिविटी है वो लाइसोसोम्स की वजह से परफॉर्म हो रही होती है। तो होप्स हो कि आपको इस सारे लेक्चर की समझ आ गई होगी कि हमने इस टॉपिक में स्टडी किया कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन का जो मोनोमर है वो क्या होता है, या हमें कितने टाइप के अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं प्रोटीन्स को बनाने के लिए। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स को हमने डिस्कस किया, इसेंशियल है या नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। डिपेंड करता है कि क्या अमाइनो एसिड्स हमारी खुद की बॉडी बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो इसकी बेसिस पर हमने कहा कि 9 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, और आउट ऑफ 20 11 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हम कहलाते हैं।